नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो समस्या के तौर पर पिछले 60-70 सालों से देश की सियासत की फिजाओं में घूम रहा है, लेकिन उसे सुलझाने वाला कोई नहीं। जब कांग्रेस थी तो बीजेपी कहती थी हम आ गए सत्ता में तो कर देंगे, पर बीजेपी सत्ता में आई तो चुप हो गई, और अब कांग्रेस कह रही है आपको कौन रुक रहा है, कर दीजिए। दरअसल मामला वोट बैंक से जुड़ा है, दरअसल मामला आदिवासियों से जुड़ा है, दरअसल यह मामला ईसाइयों से जुड़ा है, और इसीलिए फूक फूक कर हर राजनीतिक पार्टी कदम रख रही है। बीजेपी केंद्र में काबिज है, राज्य में काबिज है। राज्य से मांग की जाती है कि डीलिस्टिंग आदिवासियों का जो मुद्दा है उसे तुरंत लागू कर दिया जाए। यह मांग 60-70 सालों से केंद्र सरकार से की जा रही है, लेकिन केंद्र पता नहीं किस दबाव में, किस डर में खामोश रहता है। और अगर डर में खामोश रहता है, नहीं करनी है, तो अपनी ही राज्य सरकार जो बीजेपी के ही नेता हैं उन्हें कह दे कि कम से कम आप ये मांग मत उठाओ भाई। लेकिन ये सब चल रहा है। कल दिल्ली में एक बहुत बड़ा जनजातीय सम्मेलन हुआ जिसमें सीएम साय पहुंचे, अमित शाह माननीय गृह मंत्री पहुंचे, और सीएम साय ने अमित शाह जी के सामने आदिवासियों के डीलिस्टिंग की मांग कर दी। डीलिस्टिंग क्या है? जो आदिवासी अपना धर्म छोड़कर ईसाई बन जाते हैं उन्हें आदिवासी आरक्षण का लाभ मिलता रहता है। आदिवासी कह रहे हैं कि जिसने आदिवासी धर्म छोड़ा उसे आरक्षण भी छोड़ना चाहिए। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एसटी में तो ये नहीं होता है, यानी आदिवासियों में ये नहीं होता, पर एससी वर्ग जो है, अनुसूचित जाति वर्ग जो है, उसमें अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना लेगा तो उसका आरक्षण चला जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि यह मांग क्यों जायज लगती है कि भाई एससी में अगर किसी ने धर्म बदला तो आरक्षण गया, पर आदिवासी ने धर्म बदला तो आरक्षण का वो फायदा लेगा। इस मुद्दे को लेकर वो ये मांग कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। गृह मंत्री ने इस मांग पर साफ तौर पर तो कुछ नहीं कहा, पर आदिवासियों के हित को पूरा ध्यान रखने की बात कह दी। उधर भूपेश बघेल बिफर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको किसने रोका अमित शाह जी, कर दीजिए डीलिस्टिंग लागू। दिल्ली में ये पूरा सम्मेलन हुआ, और उधर जशपुर में एक आदिवासियों ने जो कन्वर्ट होकर अब ईसाई बन गए, उनके समर्थन से एक रैली निकाली और कहा कि डीलिस्टिंग का हम विरोध करते हैं, आप आदिवासियों को बांटना चाहते हैं, उनका यह कहना है। तो क्या वाकई में आदिवासी जो हैं अब उन्हें धर्म बदलने पर आरक्षण छोड़ना पड़ेगा, या पहले की तरह यह मामला चलता रहेगा? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कल अमित शाह जी ने क्या कहा है इस मांग पर, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने डीलिस्टिंग की मांग की थी। जरा सुनिए उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। ये एक षड्यंत्र शुरू हुआ है कि यूसीसी जनजातियों को अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जीने के अधिकार से वंचित करेगी। मैं आज इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। और आइए अब देखते हैं कि दरअसल वो मांग क्या थी जो सीएम साय ने दिल्ली में अमित शाह जी के सामने भरे मंच से की थी। वो डीलिस्टिंग चाहते हैं, और भूपेश बघेल बीजेपी पर इस मामले को लटकाने का आरोप लगा रहे हैं। सुनिए। पूरे देश भर से जनजातीय समाज एकत्र होकर यही आह्वान करना चाहता है कि अब ये बहुत हो चुका, हमारी संस्कृति से खेला नहीं जाए, हम लोग का जो रीति रिवाज है उसको तोड़ा नहीं जाए, और जो डीलिस्टिंग कानून है मतलब वो इस देश में पास होना चाहिए। तो रोक कौन रहा है? सरकार इनकी है, भ्रम फैलाने में इनकी मास्टरी है। भाई महिला कानून है, महिला आरक्षण विधेयक जो 33% है 2023 में पास हो गया। अब विधानसभाओं में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अभी आसाम में, ये सब वो नारी मंदन अधिनियम कोई बिल ला रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन जो 2023 में पास हो गया है, अब उसका वो आज वो लोग क्या कहें उसका, प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये उसी प्रकार की बातें हैं, इसकी ताकत नहीं है कर सके संविधान में। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर ये सियासत तो चल ही रही है, लेकिन दिल्ली में डीलिस्टिंग की मांग
जो की है सीएम साय ने, उसका असर जशपुर में देखने को मिला। यहां पर ईसाई आदिवासी महासभा के बैनर तले एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला और ये लोग डीलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि हम धर्म छोड़कर आ गए, हमसे आरक्षण छोड़ने को मत कहिए। जरा इनका क्या पक्ष है ये भी सुनना जरूरी है। आज दिल्ली में डिलिस्टिंग की मांग की जा रही है। डिलिस्टिंग की मांग मतलब जो आदिवासी किसी भी अन्य धर्म को मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म को मानते हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से डिलीट किया जाए। इस मांग को लेकर दिल्ली में जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा मांग की जा रही है। किसी भी धर्म का पालन कर सकती है, उसके लिए कोई बंधनकारी नहीं है। वो हिंदू भी रह सकते हैं, मुस्लिम भी रह सकते हैं, बौद्ध भी रह सकते हैं, सिख भी रह सकते हैं, ईसाई भी रह सकते हैं। पृष्ठभूमि से बुनी गई है, इसीलिए सारी चीजों को इसका विरोध किया जा रहा है। जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा जो डिलिस्टिंग की मांग किया जा रहा है, हम उसके विरोध में यहाँ रैली की और यहाँ सभा कर रहे हैं। जो वो लोग जो मांग कर रहे हैं बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है और संविधान के तहत हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं। अब लेकर आ रहे हैं सवाल आपके सामने। क्या सवाल है आज के आपके सामने? ये रहे हमारे आज के सवाल देखिए। आदिवासी से ईसाई बने फिर क्यों ले रहे आरक्षण? डीलिस्टिंग को लेकर जशपुर से दिल्ली तक छिड़ा रण। सीएम साय ने अमित शाह के सामने मुद्दा उठा दिया, केंद्र सरकार क्यों नहीं ले रही फैसला? बघेल बोले अमित शाह को डीलिस्टिंग से किसने रोका? बीजेपी हर बड़े मुद्दे पर दे रही है धोखा। आदिवासी से ईसाई बनने वालों का आरक्षण खत्म होगा, पूरे देश में अचानक क्यों ऐसा माहौल बना? यह सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ गौरीशंकर शिवाजी जुड़ गए हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका स्वागत करता हूं। गौरीशंकर जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भाई ये बात तो ठीक कही है भूपेश बघेल जी ने कि आप केंद्र में, आप राज्य में, देश की सबसे बड़ी पार्टी आप, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आप, और सीएम साहब मांग कर रहे हैं, यहां आदिवासी मांग कर रहे हैं, सांसद विधायक सब मांग कर रहे हैं, पर अमित शाह जी आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। क्यों ऐसा? किसने कहा कि बात नहीं सुन रहे हैं? एक शब्द नहीं बोले वो सीएम साहब की मांग कर। आंदोलन जो रैली हुई थी दिल्ली में, ना देखिए गौरीशंकर जी, अलग मोड़ मत दीजिए। एक शब्द नहीं बोले वो उस मांग पर जो जनजातीय सम्मेलन में डीलिस्टिंग के लिए नहीं हो जाएगा। अच्छा, पहले सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। ना बोलने से चीजें हाँ नहीं हो जाएगी। अभिलाष जी पहले बोलने दीजिए। बोलिए। आपने बोल दिया कि अमित शाह जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, इसके पहले जितने भी बड़े फैसले हुए हैं देश में, चाहे राम मंदिर वाला मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे 370 वाला मामला हो, तो बड़े फैसले किसमें लेने का मादा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। और ये जो रैली हुई है दिल्ली में, ये उसी लिए रैली हुई है और केंद्र सरकार से इसीलिए 700 से ज्यादा जनजातीय समाज वहां पर जुटी थी। उन्होंने यही बात केंद्र सरकार से कही है, माननीय अमित शाह जी की मौजूदगी में कही है कि डिलिस्टिंग को लागू किया जाए। डिलिस्टिंग का मतलब क्या है? डिलिस्टिंग का मतलब यह है कि लिस्ट से बाहर करना, और इसके आप कालांतर में जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो अनुच्छेद बना था 1950 के बाद 341 और 342, 341 में अनुसूचित जाति को तो यह स्पष्ट रूप से लिखित किया गया कि अगर वो किसी धर्म को धर्मांतरित होते हैं और हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म को छोड़कर अगर वो ईसाई और मुस्लिम बनते हैं तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान नहीं किया गया और इसी के ये लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं विलास जी कि 1970 में डॉक्टर कार्तिक उरांव ने संसद में प्रस्ताव लाया था जिसको इंदिरा गांधी जी ने मानने से इंकार कर दिया। तो उस समय से ये लड़ाई चल रही है और आज आपके चैनल में देख रहा हूं कि इसका विरोध कौन कर रहा है? कोई भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक या विधायक नहीं कर रहा है। विरोध कौन कर रहा है? यूडीएस में जो कांग्रेस पार्टी के विधायक है, भूपेश बघेल जी के राइट हैंड है। तो एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ इनकार, दोनों चीजें नहीं चलेगा। आप ये बताइए कि साथ में है कि खिलाफ में है? हम साथ में हैं, महिला आरक्षण के साथ में है, लेकिन संसद में हम गिराएंगे, हम समर्थन नहीं देंगे। ये दोनों बातें कोई कर सकता है, दोनों मापदंड कोई अपना सकता है तो कांग्रेस पार्टी अपना सकती है। इसलिए चैनल पे कुछ, बाहर कुछ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डिलिस्टिंग के खिलाफ में खड़ा है? कौन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कन्वर्ट? गौरीशंकर जी आप लोग मैं तो वही कह रहा था। आप गौरीशंकर जी मेरा सवाल, एक बार मेरा सवाल का जवाब दीजिए। आपने खुद कहा 700 जनजातियों के लोग पहुंचे, डीलिस्टिंग की मांग की, हम सब बीजेपी के नेता चाहते हैं डीलिस्टिंग हो, तो कौन करेगा साहब? राहुल गांधी करेंगे, भूपेश बघेल करेंगे, ट्रंप साहब करेंगे? कर दीजिए ना, रोका किसने? सवाल तो जायज है ना। भैया आवाज नहीं आ रही है। 1970 से
ये प्रस्ताव है, बिल्कुल जायज आपका, ये तो आप ये जवाब दीजिए कि कब कर रहे हैं? जब तक आम जनमानस की रैली में इस चीजों को स्पष्ट किया गया है, उसके बाद ही एक माहौल बना। राम मंदिर का क्या रातों रात बन गया क्या? कितनी लंबी लड़ाई हुई, आम जनमानस का मन बना ना। राम मंदिर धर्म तो संसद हुआ, राम मंदिर तो माननीय आम लोग कोर्ट के चाहते थे फैसले राम के मंदिर बाद बने, बना। उसके अनुरूप उसका पालन की सरकार, राम राज्य मंदिर सरकार, केंद्र राम सरकार मंदिर होती गौरी क्यों शंकर है? जी कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र बना। सरकार, राज्य सरकार होती क्यों है? आम जन भावना के अनुरूप कानून बनाने के लिए। तो निश्चित तौर पर कानून बनेगा। जो रैली हुआ है छोटा मोटा आम रैली नहीं था विलास जी, ये डिलिस्टिंग लागू करने का एक सूत्रपात हुआ है, जिसको बहुत पॉजिटिव में लेना चाहिए हमको ना। मैं तो और ले रहा हूं करेंगे सर, हम ही। कांग्रेस डी पार्टी लिस्टिंग मानता पर नहीं करना 1970 में गौरी इंदिरा शंकर गांधी श्रीवास करते जी, थे। डी लिस्टिंग पर सबसे ज्यादा और सबसे पहले से डिबेट मैं करता आ रहा हूं, और मैं चाहता हूं ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसका वैलिड रीजन भी मैं बता देता हूं। जरा ग्राफिक्स चलाइए, मेरे पीसीआर के लोग चलाएं, ताकि वो समझ जाए। जो आपने जिक्र किया था 341 का, उस प्रावधान पे मैं बात कर लेता हूं। जरा ग्राफिक्स चलाइए भाई, दूसरा ग्राफिक्स चलाइए जिसमें नियमों की प्रावधान किए गए हैं। दरअसल हमारे दर्शकों को मैं बता दूं, ये जो प्रावधान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है अनुच्छेद 341 कि कोई एससी यानी कि अनुसूचित जाति का है, तो वो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा कोई अन्य धर्म जैसे ईसाई या इस्लाम को अपनाता है, तो क्या होगा भाई? तो उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन यही कानून 342 में जब आ जाता है और एसटी के लिए लागू होता है, तो कहता है कि ये अगर ईसाई बन जाए, मुस्लिम बन जाए, इनका आरक्षण खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके पीछे भी एक रीजन उस वक्त हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया था। उन्होंने कहा था कि दरअसल ये जो एसटी वर्ग है, इसके आरक्षण को दिया गया है धार्मिक पाबंदी के तौर पर नहीं, बल्कि आदिवासी समाज को इन्होंने धर्म से नहीं जोड़ा है। एससी को धर्म से जोड़ा है, लेकिन आदिवासी समाज को धर्म से नहीं जोड़ा। इनकी जीवन शैली, संस्कृति, भौगोलिक अलगाव के आधार पर इसे लिस्टेड किया गया। तो मेन चीज है इसमें जीवन शैली और संस्कृति। इस पर अब मैं बात करने के लिए, सवाल लेने के लिए मेरे साथ अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए। उनके पास आ जाता हूं। अमित श्रीवास्तव जी, भाई जब जीवन शैली और संस्कृति आदिवासी की किसी ने छोड़ दी, क्योंकि जो ईसाई बन जाता है वो ना तो देव पूजा करता है, ना देवी देवताओं के कार्यक्रमों में, रस्मों में शामिल होता है। मुझे सुनाई नहीं आ रहा है, बस अमित जी को सुनाई नहीं आ रहा भाई? ऑडियो दीजिए अमित जी को मेरा प्लीज। अमित जी, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? आपका मोबाइल में हुआ है क्या? चलिए अमित जी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। गौरीशंकर श्रीवास जी, तो फिर मुझे ये बताइए कि ये जब जीवन शैली और संस्कृति का में बदलाव आ जाता है, जो मूलभूत आधार था आदिवासियों को आरक्षण बरकरार रखने का, उसी में बदलाव आ जाता है, तो आप लोगों ने इतना लंबा वक्त क्यों ले लिया? आपको लगता नहीं ये पहले हो जाना था? सर 2004 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको बहुत अच्छे से याद होगा। जो फैसला उन्होंने दिया था इसके खिलाफ में, आप बहुत ज्यादा इसका अध्ययन करके रखे, निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा डिबेट अभी ने किया, बात शाश्वत सत्य है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, कोई आदिवासी अपने रीति रिवाज, अपने परंपरा को अगर छोड़ के दूसरे धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने फैसला दिया था जी। और इसका नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। उस समय 2004 में यूपीए की सरकार थी, 10 साल तक सरकार रही, किसी प्रकार से इसमें कोई भी निर्णय नहीं हुआ। मैंने जिस बात को फिर से मैं कहूंगा, 1970 में इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय डॉक्टर कार्तिक उरांव जी ने संसद के पटल में प्रस्ताव लाया था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। और क्यों अस्वीकार किया गया? क्योंकि विदेशी मिशनरी ताकतों का इस सरकार को दबाव था। हेलो जी, हेलो जी मैं सुन पा रहा हूं। गौरीशंकर जी आप बोलिए प्लीज। जी मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रहे हैं, हम दर्शक और हम सुन पा रहे हैं आपको। तो साहब जब उसके बाद 2004 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है एक पिटीशन में, उसके बाद से 10 साल तक इसको लागू नहीं किया गया। संविधान के नाम से लगातार लोग गुमराह करते रहे, और अब जबकि पूरा 700 से ज्यादा जनजातीय समाज इसको लेकर उद्वेलित हो चुका है, इसलिए इसको रोकना और इस प्रकार से अड़ंगा लगाना, और लगा कौन रहे हैं? वही कांग्रेस पार्टी के लोग। और आपके चैनल में बाइट देना भूपेश बघेल जी की किसने रोका है? रोक तो आप ही लोग रहे हैं। तो छत में रूप धारण करने का क्या औचित्य है? नहीं गौरी जी, एक तरफ आप बोलते हैं गौरीशंकर जी ये गलत, बोलिए अपने पार्टी गौरीशंकर जी ये गलत बात है। 2004 में फैसला आया, 2014 तक सरकार रही कांग्रेस की, आपने कहा कि उन्होंने रोक दिया, 10 साल रोक दिया, और 2014 से अब तक कितने साल हो गए? आप क्यों नहीं कर पाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू? जब वो रोके तो वो आदिवासियों के खिलाफ, और आप रोके तो आप आदिवासियों के साथ। जी
मैं जानता था ये सवाल आप पूछेंगे, मैं जानता था ये सवाल आप पूछेंगे जी। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ये खाली एक दिन का कानून, इसमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता है। जब तक आप संविधान संशोधन नहीं करेंगे, डिलिस्टिंग को आप लागू नहीं कर सकते हैं। वो तो कोर्ट ने एक फैसला दिया, एक कोर्ट किया अपने पिटीशन में, लेकिन वो कानून नहीं बन पाया। कानून बनाने के लिए इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता है। क्या कांग्रेस पार्टी संविधान संशोधन में भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी क्या? इसका जवाब अमित श्रीवास्तव जी दे दे चैनल पे। चलिए ठीक है, मेरे साथ इस वक्त कांति प्रधान जुड़े हैं जनजातीय सुरक्षा मंच से। कांति जी, आपसे मेरा सवाल यही, ये जो डीलिस्टिंग का मैटर है, इसे लेकर के आपका मत क्या है, और क्या आपको लगता है कि बीजेपी की राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार इस पे कोई हीला हवाली कर रही है? आपको लगता है कि अब देश में माहौल बन रहा है और आप जो चाहते हैं वो होगा, और आप चाहते क्या हैं ये क्लियर कीजिए। देखिए, मैं डॉक्टर कांति प्रधान जी, जसपुर जनजातीय सुरक्षा मंच का प्रांत सहसंयोजक बोल रहा हूँ जी। ये जो विषय है, जो डीलिस्टिंग का है ना, ये डीलिस्टिंग का जो विषय है, ये पूरे देश में जो माहौल जो चल रहा है कि हमारे जो भारत की जो संस्कृति है, आस्था है, विश्वास है, और जो रीति रिवाज है और जो परंपरा है, जो कि जनजातियों में ज्यादा देखने को मिल रहा है, ये तो पूरे हिंदू समाज में ही है, पूरा भारत देश में इस टाइप का जो हो रहा है, हमारी संस्कृति को विकृत करने का जो प्रयास है वो जो किया हुआ कर रहे हैं लोग। तो इस विषय में जो जनजातीय सुरक्षा मंच और हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वाधान में जो है, हम लोग डीलिस्टिंग चाहते हैं। डीलिस्टिंग किनका? जो हमारे धर्म, आस्था, विश्वास, पूजा पाठ, रीति रिवाज, पद्धति को जो छोड़ चुके हैं, हमारा उनसे डीलिस्टिंग की मांग कोई भी सरकार हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इसमें सरकार की बात नहीं है, ये पूरा भारत देश का है, हमारी संस्कृति का बात है ये। इसमें भारतीय जनता पार्टी की बात या कांग्रेस की बात नहीं है ना। अभी हमारी जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी सरकार, तो हम अभी इस विषय पर हमारा जो मत है हम रखेंगे, जनजातियों का जो मत है उसको रखेंगे। हम किसी सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं कि कांग्रेस कर रही है या भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम हमारे देश की संस्कृति जो है, परंपरा है, रीति रिवाज है, हमारी जो आस्था है, जो उसको विकृत करके जो लोग जो है हमको भ्रम फैला रहे हैं, हमारी जो जनजातीय समाज है उसको भ्रम फैला के हमारी संस्कृति को विकृत कर रहे हैं। ठीक 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 है, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। डॉक्टर कांति, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। अमित श्रीवास्तव जी जुड़ गए कांग्रेस से मेरे साथ। अमित जी, स्वागत करता हूं आपका। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी अमित जी, नमस्कार। मैं आपसे सवाल लूं उससे पहले मैं अपने दर्शकों को जरा कुछ आंकड़ा एक बता देता हूं। जो कहा जाता है, जो ये बहुत बड़ा दावा किया जाता है कि आदिवासियों को मिले हुए आरक्षित पद जो है, यानी कि जितनी पोस्ट हमने सरकार ने उन्हें आदिवासी होने के नाते सरकार ने दी है या संविधान ने दी है, उन 80% पोस्ट पर उन 20% कन्वर्टेड ईसाई आदिवासियों का कब्जा है, जिनके पास संसाधन बेहतर हो गए क्योंकि वो आदिवासी से ईसाई बन गए। और ये ऑडियो मुझे सुनाई दे रहा, जरा इसे कम कीजिए। तो मुझे सर ये बताइए कि क्या अमित जी आपका स्टैंड क्या है? कांग्रेस का यहां गोल-मोल बात मत कीजिएगा। 1970 से यह प्रस्ताव पड़ा हुआ है केंद्र सरकार के पास। उस वक्त मोदी जी नहीं थे, उस वक्त अमित शाह नहीं थे। आप मुझे स्पष्ट कीजिए, कांग्रेस डीलिस्टिंग के फेवर में है या डीलिस्टिंग के खिलाफ है? एक लाइन में बताइए। फेवर में है या डीलिस्टिंग के खिलाफ? एक लाइन। देखिए, संविधान में अगर आप देखेंगे तो संविधान में हमारे प्रस्तावना में ही है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, जिसमें राइट टू वोट भी कहा जाता है। और निश्चित तौर पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जो साइटेशंस आया है उसमें उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति दो जगह का फायदा क्यों लेगा, और लेना भी नहीं चाहिए और स्वतः ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे आप देखिए कि जल जंगल जमीन के जो असली हकदार हैं उनको उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। ये कांग्रेस का स्टैंड है। आपने कहा उस समय मोदी जी नहीं थे, लेकिन 2014 से तो मोदी जी है ना, महामानव है ना। और लगातार वो कह रहे हैं कि मैं ये, आप डीलिस्टिंग देना चाहते हैं या उसके विरोध में? ये कांग्रेस 70 से बच रही है अभी तक। 50 साल हो गए साहब,
ये सवाल का जवाब देश को देना पड़ेगा ना। दो वर्ग आपस में लड़ते फुटते साथ सर फोड़ते रहते हैं इसी छत्तीसगढ़ में। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, लाशों को कब्र से निकाला जाता है, लाशों का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। मुद्दे को खत्म क्यों नहीं कर देते? इसको पालना क्या है हमको? आप फेवर में हैं, बीजेपी ने स्टैंड क्लियर कर दिया, हम चाहते हैं डीलिस्टिंग हो। बड़ा मुद्दा था, बीजेपी के वोट बैंक को नुकसान हो सकता था, इसलिए वो इतने दिन खामोश रही। अब मन बना लिया उन्होंने। चलिए, अभी 12, मैंने उनको पूछा सर कि आप 12 साल से क्या कर रहे थे, वो नहीं जवाब दे पाए। आप तैयारी कर रहे हैं, आप शुरू कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे थे 1970 से अब तक? देखिए, लगातार मैं आपको बता दूं कि इस पे एक सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया था और एक आदिवासी जो भाई थे उनके यहां शमशान घाट में फ्यूनरल करने का परमिशन नहीं दिया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां के कलेक्टर को ये आदेश दिया था कि मौलिक अधिकार है किसी का भी क्रिमेशन का और उसको आप संज्ञान में लेके करिए। लेकिन उन्होंने चिंता व्यक्त की थी, जो आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं, मैं वही चिंता व्यक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था। और आपने कहा कि हम इसके सपोर्ट में है कि विरोध में? अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर आ गया है और आगे भी जो आने जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं और जिस प्रकार का अभी पूर्व में 2 आदेश आया है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो सबके लिए बाध्य है मानना। कहीं वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमको तो मानना ही पड़ेगा, सारे लोगों को मानना पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति 2 फायदा क्यों लेगा? आप बताइए, अगर या तो वो ए ले या बी ले, ए और बी तो नहीं लेगा ना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुरूप सारे वो प्रावधानों के तहत कि क्या हमारे जन जंगल जमीन के असली हकदार जो आदिवासी भाई हैं उनके साथ कहां पर अन्याय हो रहा है, वो सारी चीजों को उन्होंने देखा है और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया था। तो ये तो कोई हील हवाला की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब अमित जी एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप मानने को तैयार हैं, तो अगर बीजेपी से संसद के अंदर प्रस्ताव आता है तो आपको लगता है कि कांग्रेस उसका सपोर्ट कर पाएगी? मुझे नहीं लगता, व्यक्तिगत तौर पर मुझे नहीं लगता। आप कह रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालना के लिए अगर कानून बनाया जाता है संसद के अंदर तो कांग्रेस का स्टैंड यही होगा, या वहां पर फिर वो जो हिला हवाले का सवाल नहीं होता, आप कह रहे हैं वो वाली चीज आएगी? देखिए, अगर भाजपा ईमानदारी से लाएगी तो मुझे डाउट है उस पे, क्योंकि जो आदेश, जो एक महिला बिल जो आरक्षण था, रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो 2023 में ओके हो जाता है, पास हो जाता है, उसको ये 26 में लाके ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं कि हम इसके विरोधी हैं। तो ये इनका जो ईमानदारी से तो ये कोई काम करते नहीं है, ये आप भी जान रहे हैं बेहतर, देश की जनता भी जान रही है। और ऐसा नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है कि कांग्रेस इसके विरोध में है, लेकिन जनता सारी चीजों को जानती है। मैं आपको बता दूं, ये लाएंगे ही नहीं, आप आज लिख लीजिए, इनको बाध्य करना पड़ेगा हमको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तभी कुछ होगा। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर कांति प्रधान भी जुड़े, उनसे सवाल लेता हूं, फिर मैं गौरीशंकर जी के पास आऊंगा। डॉक्टर कांति प्रधान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर कांति प्रधान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। जी डॉक्टर कांति प्रधान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, 12 साल से ऊपर हो गया, 14 से लेकर के अब 26, मोदी सरकार लगातार यहां पर है, और मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो ये काम हो जाएगा जल्दी? और संविधान संशोधन की बात कर रहे थे गौरीशंकर जी, 12 बार बदल दिए हैं मोदी जी, 13वां भी बदल देते। अभी मन बनाना शुरू किया है, कितना समय लगेगा इस लड़ाई में, क्या लगता है आपको? देखिए, जो जनजाति हित की बात है, तो अभी हम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कांग्रेस की सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जनजाति संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को बचाने के लिए जो भी सरकार केंद्र में बैठी वो हमारी हित की बात करे। ऐसे लोग जो दोहरा जो लाभ ले रहे हैं और हमारी धर्म संस्कृति को विकृत करने का काम कर रहे हैं, उनको डिलिस्टिंग करना जरूरी है। सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, अभी हम जो केंद्र में जो सरकार बैठी है उससे आशा करेंगे कि हमारी जो जनजाति समाज का हित हो। ये पूरे देश का मामला है। देखिए, जो जनजाति समाज जो मतांतरित हो गया है वो मझधार में खड़ा है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी रीति रिवाज, उनकी परंपरा बदल चुकी है। आदिवासी कहने वाले लोग जो हैं वो भ्रमित हैं, लेकिन में जो है सभी हिंदू है, भारत का रहने वाला सभी जो है वो हिंदू है। बाद में जो है जो जितने भी विदेशी धर्म आए, हमारी धर्म संस्कृति को कई आक्रांताओं ने विकृत किया। पहले जो है मुसलमान आए, उसके बाद में फिर जो है ये अपना ईसाई लोग आए, और कहीं ना कहीं हमारी धर्म और संस्कृति को उन लोग विकृत कर रहे हैं।
तो मेरी सरकार से ये है कि जो बीच मझधार में जो हमारे जो जनजाति भाई जिनको की शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे उनका जो मन है उनको परिवर्तित प्रलोभन दे रहे हैं। प्रलोभन करने के बाद में फिर उनको जो उनके मत को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अरे भाई शिक्षा दे रहा है, फ्री में शिक्षा दो है ना, ठीक है। लेकिन डॉक्टर कांति जी मुझे ये बताइए कि आप लोग ये मांग कर रहे हैं, उधर जशपुर में ईसाई आदिवासी महासभा के बैनर तले एक बड़ा आयोजन होता है और वो कहते हैं कि हम डीलिस्टिंग का विरोध करते हैं। आप आदिवासियों के बांटने की बात कर रहे हैं, आप आदिवासी परंपरा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आरोप पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो आदिवासी कौन है उसको जानना पड़ेगा। भाई जो ईसाई हो गया है, हाँ, या मुस्लिम हो गया है, ये बात जसपुर में, चूंकि जसपुर ईसाई बहुल क्षेत्र हो गया है, हमारे जनजाति समाज जो है पूरा ईसाई बन गए हैं, उनका जो मत है पूरा चेंज हो गया है। मैं उरांव जनजाति से हूँ और उरांव जनजाति में हमारा रोटी जो बेटी है उसका रिश्ता खत्म हो गया है। ठीक है ना, वो ईसाई हो बन गए हैं। तो हमारी तो भौगोलिक स्थिति चेंज हो गई है। नॉर्थ ईस्ट में जाइए आप, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, कश्मीर में जाइए, पर मुसलमान भाई हैं हमारे जनजाति भाई पूरे, वो लोग का पूरा मत चेंज हो गया है। ठीक है ना, तो मुसलमान बनने के बाद अपना पूजा पद्धति, रीति रिवाज, संस्कृति को कैसे अपनाएगा? भारत की सांस्कृतिक विरासत अलग है। ठीक है, चलिए मैं गौरीशंकर श्रीवास जी के पास आता हूं। गौरीशंकर श्रीवास जी, देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत होती है, पर मेरा सवाल सर जहां से शुरू हुआ था उसका जवाब आपने नहीं दिया। ये 700 जनजातीय समूह के लोग पहुंचे, ये मुझे याद है छत्तीसगढ़ में कुछ साल पहले देश भर के आदिवासी इकट्ठा हुए थे डीलिस्टिंग के लिए, और ये आज से नहीं हो रहा, ये हर साल 2 साल में बेचारे पैदल आते हैं, बस्तर की तपती धरती से निकल करके पहुंच करके आंदोलन करते हैं। उस वक्त भी आपने कहा था देखिए हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही, आदिवासियों की नहीं सुनी जा रही। अब ये आवाज दिल्ली तक भी पहुंच गई है। गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद होते हैं, सभी के सभी जनजातियां, 700 जनजातियों के प्रतिनिधि ये बात कहते हैं कि डीलिस्टिंग कर दो। सीएम साय कहते हैं डीलिस्टिंग कर दो, लेकिन वो डीलिस्टिंग पर एक शब्द डी तक नहीं बोलते, और फिर आप कह रहे हैं कि हम करने जा रहे हैं। तो ये कोई सियासी आपका एजेंडा है कि कुछ बोलना नहीं है, सीधे कर देना है? अगर ऐसा है तो वो इशारा दे दीजिए, या ये है कि अभी देखते हैं इसका नफे नुकसान का जो अभी 1970 से जो हिसाब किताब लग रहा है वही लग रहा है क्या? क्योंकि जब गृह मंत्री की मौजूदगी में इतना बड़ा वर्ग मांग कर रहा है और वो इस सवाल को ऐसे अनसुना कर दिया, उन्होंने इस पर एक शब्द नहीं कहा सर, पूरे सम्मेलन में एक शब्द डीलिस्टिंग नहीं कहा उन्होंने, क्यों? अभिलाष जी, मैं पूछना चाहता हूं कि जब संविधान बना और संविधान बनने के बाद 2 अनुच्छेद आए जी, 341 और 342, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए और अनुसूचित वर्ग के लिए, एक को माँ एक को मौसी क्यों माना गया? हाँ। एक के लिए नियम कुछ, दूसरे के लिए नियम कुछ, ये क्यों हुआ जानते हैं इसको आप? ये इसलिए हुआ क्योंकि संविधान जब बन रहा था तो आदिवासी प्रतिनिधि के तौर पे कांग्रेस पार्टी ने जयपाल सिंह मुंडा जी को भेजा था। जयपाल सिंह मुंडा जी क्या आदिवासी धर्म के बाद किस धर्म को मानने लगे, ये आप जरूर इसका अध्ययन कीजिएगा। और सुनिश्चित तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जयपाल सिंह मुंडा जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर, आदिवासियों का प्रतिनिधि बनाकर भेजा। अरे गौरीशंकर जी, आप सुनिए तो भाई, सुनिए ना, मैं बिल्कुल उस पर बात होगी। देखिए, नियत की बात हो रही है, अमित जी ने हमारी नियत पर सवाल उठाया है, आप भी हमारी नियत पर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए विषय आएगा। मैं नियत की बात नहीं, कहां से गड़बड़ी शुरू हुई? पहला ये है, दूसरा बता रहा हूं, जब आपने मान दिया कोर्ट का फैसला आ गया 1970 में, बहुत अच्छा मौका था। सुनिए तो सही। नहीं अभिलाष जी, देखिए, अगर आप पूरा सवाल कर रहे हैं तो मुझे जवाब देने दीजिए, मेरा भी नंबर। बहुत गंभीर विषय है, वैसे भी आधा डिबेट आज माइक और उसके कारण खराब हो चुका है। जी बोलिए। 1970 में बहुत अच्छा भी मौका था, कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत थी, दोनों सदनों में, कर देना था। नियत नहीं था, पहले तो अनुच्छेद में इन्होंने खोट कर दिया, नियत अपना दिखा दिया, 1970 में दिखा दिया। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर कोर्ट किया, उस समय भी इनके पास बहुत अच्छा मौका था, हम समर्थन करने को तैयार थे। ये तीन ऐसा मौका मिला। चौथा मौका जब चैनल पर देख रहा हूं मैं कि इनके पूर्व विधायक, इनके नेता सड़क पर छाती पीट रहे हैं, तो ये इस प्रकार का दोहरा मापदंड कैसा? अभी भी अमित जी नहीं बोल रहे कि संसद में अगर आप इसका पटल में रखेंगे तो हम इसका समर्थन करेंगे। इस बात तो खुलकर नहीं कह रहे। भूपेश बघेल जी से बयान दे रहे, उनके पार्टी के नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी क्या इसके पक्ष में हैं? कभी नहीं खड़े होंगे इसके बाद में। मेरा साफ कहना है कि जानबूझ के इस प्रकार का अनुच्छेद लाया गया, उसकी विसंगति लाई गई, जिसके कारण आदिवासियों को उनका अधिकार मत मिले। और आप जो कह रहे हैं कि वहां पर डिलिस्टिंग की बात नहीं की गई, अमित शाह जी ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा कि जो आदिवासी अपने परंपरा को, अपनी संस्कृति को छोड़ चुका है,
वो उस वर्ग के लायक नहीं है, स्पष्ट का है, बड़ा संकेत है। अगर अमित शाह जी ने इस बात को कोट किया है, मतलब साफ है केंद्र सरकार की मंशा क्या है। हम तो माहौल बना रहे हैं पूरे देश में, पूरा जन समर्थन ले रहे, उसके बाद हम कानून लाएंगे और फिर कांग्रेस पार्टी को बेनकाब करेंगे, आदिवासी वर्ग के सामने भी करेंगे, महिलाओं के सामने भी करेंगे, लगातार धोखा देने वालों को बेनकाब करेंगे। बहुत बढ़िया गौरीशंकर, यही मैं सुनना चाह रहा था कि ये माहौल बनाया जा रहा है देश में ताकि लोगों को पहले कन्विंस कर लिया जाए। अमित जी वक्फ बोर्ड लेकर के, वक्फ बोर्ड बिल कानून आएगा, ठीक है ना, वक्फ बोर्ड समर्थन के बिना कैसे कानून बनेगा? ठीक गौरीशंकर जी, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं, मैं यही तो सुनना चाह रहा था आपसे। अब मैं उसी को सवाल को लेकर अमित जी के पास जाता हूं, अंतिम सवाल लेने जा रहा हूं। अमित जी देखिए, ये बहुत स्पष्ट कहना है कि वक्फ बोर्ड के लिए नया बिल जो आया था उसको लेकर आपने नेगेटिव प्रचार किया, तो फिर देश में माहौल बनाया गया, बताया गया कि वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्ति पर कितना कब्जा है, और वो आज लागू है। 377 को लेकर के, 370 को लेकर के जो आपने कश्मीर को लेकर के माहौल बनाया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बाद बीजेपी ने उसके लेकर तैयारी की, प्रचार प्रसार किया, लोगों को एकजुट किया, आज वो लागू हो चुका है। तो इसको आप लोग डिफेंड कर पाएंगे क्या? और मुझे ये लगता है कि ये बीजेपी से ज्यादा आपके लिए बड़ी चुनौती होगा साहब, क्योंकि सदन के अंदर कांग्रेस पक्ष में रहेगी कि विपक्ष में, क्योंकि आपका बड़ा वोट बैंक है ईसाई वोट बैंक, और अगर ये इसका आप समर्थन करते हैं तो नुकसान, और अगर आप इसका विरोध करते हैं तो फिर आदिवासी आपसे रूठेगा। तो ये असल चुनौती, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी ने इतना टाइम ले क्यों लिया इस काम के लिए। ये तो बीजेपी के लिए हर लिहाज से मुफीद था, पर मुझे लग रहा है बीजेपी इसमें थोड़ा डिले कर गई। देखते हैं कितने साल लगेंगे। पर कांग्रेस का क्या होगा जनाबे आली, ये बताइए फिर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में ना तो नीति है, ना नियत है, ना सशक्त नेतृत्व है। और अभी आप जो कह रहे थे, अभी तो ये आदिवासी के सपोर्ट में आ जाते हैं कि आदिवासी भाइयों के हम सपोर्ट में हैं। मेरी आवाज आ रही है अभिलाष जी? बिल्कुल आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए, बिल्कुल। और देखिए, ये आज आदिवासी तहसील बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब उनके जंगल कटते हैं, ये अपने कॉर्पोरेट मित्रों को दे देते हैं और कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम और जंगल कॉर्पोरेट मित्रों के नाम, तब इनको आदिवासी भाइयों की याद नहीं आती। तो ये अपना वोट बैंक उन्हें मानते हैं, और हम उनको, मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में संवैधानिक अधिकार होता है सरकार को कि जो जल जंगल जमीन के असली हकदार हैं हमारे आदिवासी भाई, उनके अधिकारों की, उनकी संस्कृति की, उनकी परंपरा की रक्षा करें। लेकिन आप देखिए कि इनका ड्यूल नेचर जो रहता है, डबल इंजन सरकार में इनके जो डब्बे हैं वो आपस में टकराते रहते हैं, इसलिए कंफ्यूज है। अभी इन्होंने कहा कि हम लाएंगे तो आप सपोर्ट करेंगे कि नहीं। अरे आपने आज तक जितने भी बिल लाए, कभी विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास किया? आप तो ऐसा बिल लाते हैं कि बिल्कुल पीछे से ही सब पास कराने का प्रयास करते हैं, ये तो आपकी मंशा रहती है। तो मैं आपके माध्यम से गौरीशंकर जी एक ही कहता हूं कि अभी आप कह रहे हैं कि आप इतने साल आपने घुमाया फिराया, इंतजार किया, आपका भी तो 12 साल से सरकार है ना। आप एक बार में नोटबंदी कर देते हैं, एक बार में जीएसटी लगा देते हैं, रात के 8 बजे आके 12 बजे आके, आप क्यों इस पे क्लियरिटी नहीं लाते? आप बताइए क्यों? क्योंकि यू आर हाईली कंफ्यूज। आपके लीडर कंफ्यूज है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें पता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। नहीं देखिए, ये बात आप कंफ्यूज कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो एक एक करके पत्ते खोल रहे हैं, पहले एक फिर एक खत्म होता है, आप जब तक उसको काउंटर करने की तैयारी कर रहे होते हैं वो दूसरा ले आते हैं, और बड़े शांत तरीके से चल रहे हैं उनके वाले हैं जी। उसमें पत्ते खोले, चाहे पत्ते को समेट दे। अब जनता समझ रही है, जनता इनके पत्ते को समेटना चालू कर दी है। जनता सवाल पूछेगी इनसे कि भैया अगर कांग्रेस की दया पर ही निर्भर है कि आदिवासियों का हक उनको मिलेगा कि नहीं, तो फिर हमने आपको क्यों इतनी सारी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और 4 इंजन दिए थे? अभिलाष जी, जनता के सवालों का जो प्रधानमंत्री जी इनका 56 इंच का छीना है, वो 12 साल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मन की बात करने वाले जनता की आवाज को कभी नहीं सुनेंगे। लिख लीजिए, मार्क माय वर्ड, कभी नहीं सुनेंगे जनता की आवाज। और जनता की आवाज सुनते तो पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ाते। अगर जनता की बात सुनते, पेट्रोल पर भी बात महंगाई कम रोकते। महंगाई पेट्रोल पर भी बात करेंगे, आज आदिवासियों की बात है। 100 दिनों में अच्छा देखिए, आदिवासी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। ठीक है अमित जी, अमित जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अब जनमानस में भारतीय झुट्टा पार्टी के नाम से विख्यात हो गई है। ठीक है, ठीक है अमित जी, बस ठीक है। गौरीशंकर जी देखिए, आप लोगों की स्ट्रेटेजी जो है उसको तो कुछ हम कहेंगे नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि इतना ज्यादा लटकाएंगे तो फिर ये समझ में आ जाएगा कि अब आप इस पे पॉलिटिकल माइलेज के लिए इसको लटका कर बैठे। अभी कोई गुरेज नहीं है आपको इसको लागू करने में, अभी कोई रोका नहीं है आपको किसी ने, लेकिन आप जानबूझ करके इसको लटका रहे हैं ताकि इसको आप माहौल बना करके पॉलिटिकल माइलेज ले सकें। तो कुछ मामलों में हो गया सर, 70 से चल रहा है, इतना जितना लेना था ले लिया, आप कर लीजिए इस काम को। हाँ अभिलाष जी, अभी जो 5 राज्यों के चुनाव उसमें असम और बंगाल का आप जहां पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां का आप सीटों का वो देखेंगे
तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला है। बंगाल में पूरा साफ हो गए हैं ठीक। पूरी तरह से, मतलब आदिवासी वर्ग ने उनको नकार दिया है। हमारा लिए ये कोई वोट पाने का माध्यम नहीं है, मेरा साफ कहना है। हमारा साफ कहना है कि जनमानस बन चुका है, वातावरण बन चुका है, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इसको लागू करेगी। हम ही लागू करेंगे, ये नहीं करेंगे। इनके पास बहुत मौके मिले, इन्होंने तो जानबूझ के ऐसा अनुच्छेद बनाया जिसमें दोनों को वर्गीकृत कर दिया, दोनों विभागों का। आप देंगे समर्थन अमित जी? आज तक पूरा डिबेट हो गया, डिबेट हो गया, लेकिन ये नहीं बताएंगे समर्थन देंगे। डिबेट खत्म होने वाला है, ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ देंगे। छाती ठोक के बोलिए देंगे, बोलिए हिम्मत है आपकी पार्टी के नेता में, बोलिए देंगे समर्थन, बोलिए डंके की चोट बोलिए, डंके की चोट बोल के बताइए, आप हिम्मत से बोल के बताइए, हाँ समर्थन देंगे, आदिवासियों को उसका अधिकार दिलाएंगे। चलिए ठीक है गौरी शंकर जी, बोलिए, बोल के जाइए आप। गौरी शंकर जी ठीक है, गौरी शंकर जी ठीक है, गौरी शंकर जी, गौरी शंकर जी, गौरी शंकर जी, अमित जी 1 मिनट, हो गया। अरे गौरी शंकर जी प्लीज भाई सुनिए, अब खुद प्रियंका गांधी बोल चुकी हैं, 1 मिनट, खुद प्रियंका गांधी जी बोल चुकी हैं कि आप लोग ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं कि चाणक्य भी आए तो शर्मा जाए। पता है आपने क्या किया था? अभी महिला कानून का विरोध कांग्रेस को करना नहीं था, उसके साथ आपने परिसीमन चिपका दिया और कांग्रेस को दोषी ठहरा दिया महिला कानून का विरोध, आरक्षण का विरोध करने का। ये जो स्ट्रेटेजी आपकी बहुत अच्छी है और आपके पास राइट है। करो करके जी, हमने पीला चावल दिया था क्या कांग्रेस पार्टी को विरोध करने के लिए? ना तो आपने दोनों को क्लब कर दिया था ना। आपने जिस प्रावधान के तहत दोनों मुद्दों को क्लब कर दिया और एक पर वोटिंग कराई। मेरा साफ कहना है, जो बिल पास हो गया था बिल में तो बोल भी रहा है, ठीक, और ये बताया गया कि हम लोग चलिए ठीक है, महिला विरोधी हैं। ठीक, चलिए खत्म करते हैं। इटली का दबाव है, वेटिकन का दबाव है, अमेरिका का दबाव है, कॉम्प्रोमाइज। अरे बस कीजिए। अच्छा देखिए, अभी इटली का दबाव है या अमेरिका का दबाव है हमें नहीं पता, लेकिन आदिवासी जो है, एक मिनट, लेकिन आदिवासी जो है वो ईरान समझ लीजिए। बस अमित जी मानिए, बस अमित जी बस ठीक है, तेल पर करेंगे भाई बहस। अमित जी बस, सारे विषय पर नहीं बोल सकते अमित जी। प्रधानमंत्री है, ठीक, बीजेपी है। चलिए ठीक है, आपने इटली बोला ना, ठीक, इटली बोला, ठीक है, इटली बोला तो मैंने बताया। ठीक है भाई, चलिए आप अमित जी, गौरी शंकर जी, चलिए। व्यक्ति मर्दों की तरह लड़ रहा है, ठीक, शेरों की तरह। बस सर्कस वाले शेर। चलिए ठीक है, माफी चाहूंगा, ऑडियो डाउन करना पड़ रहा है, माफी चाहूंगा। आदिवासियों की बात करने आया था। इटली और अमेरिका तो खैर आप लोग संभाल ही रहे हैं बहुत अच्छे से। राहुल जी इटली संभाल लेते हैं, आप लोग पीएम मोदी जी अमेरिका को संभाल लेते हैं। हमें आदिवासियों को संभालने वाला राजनेता और नेतृत्व चाहिए, उन्हें देख लीजिए। बाकी तो क्या है, विदेश में हम सीना चौड़ा करके घूमते रहे, पहले भी अभी भी घूम रहे हैं। आदिवासी पहले भी फटेहाल, तंगहाल और बस्तर में भटकते फिर रहे थे, अभी भी भटक रहे हैं। तो इटली से निकल आइए, वापस लौट आइए अमेरिका से, और देखिए जरा बस्तर में और आदिवासियों के हित का जो मांगे हैं वो 1970 से पड़ी हैं। और इसमें मोदी जी की सरकार को भी 12 साल हो गए, उससे पहले एनडीए की सरकारें आई, उन्होंने कई संविधान संशोधन कर लिए, कांग्रेस ने कर लिए, और दोनों सीना ठोक के आदिवासियों को खुद का हितैषी बता रहे हैं कि हम उनके सबसे बड़े हितैषी हैं। अरे तो आपको रोका किसने था ये काम करने के लिए, या अभी किसने रोक रखा है? कर दीजिए ना। नहीं करेंगे, पहले सियासत होगी फिर इनायत होगी। बहुत शुक्रिया तीनों ही मेहमानों का, डॉक्टर कांति प्रधान जी, अमित जी और गौरी शंकर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। सभी दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।